हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं अंकिता, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम आ गए हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन इस सीरीज के एपिसोड नंबर 4 पे, जहां हम सीखेंगे हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर। यस, हमने क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसके आंसर को दिमाग में बढ़िया तरीके से फ्रेम भी कर लिया है, और अब बारी है उसको अपनी आंसर शीट में लिखने की। लेकिन कैसे, किस तरीके से उसे प्रेजेंट करें ताकि हमारे एग्जामिनर के पास जरा सा भी मार्जिन ना रहे आपके मार्क्स को डिडक्ट करने का। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि डिश एकदम बढ़िया से प्रिपेयर हो चुकी है, और इतनी अच्छी और डिलीशियस डिश को सर्व भी तो बहुत बेहतरीन तरीके से करना चाहिए। तो बस अब सर्व करने की बारी है, यानी आपका आंसर आंसर शीट में प्रेजेंट करने की बारी है। वो हम कैसे करें वो सीखेंगे हम आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको इस वीडियो को लाइक कर देना है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसे शेयर कर देना है, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट उठा सकें। और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी वक्त इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। तो चलो अब हम बढ़ते हैं आगे और सीखते हैं कि आंसर को कैसे प्रेजेंट किया जाए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अब हम आ गए हैं हमारे एपिसोड नंबर 4, हाउ टू प्रेजेंट एन आंसर पे। इस सीरीज के शुरुआत के 3 वीडियोस अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि उन तीनों वीडियोस को देखने के बाद आपकी आंसर राइटिंग 101% इम्प्रूव हो जाएगी। और एक इम्प्रूव्ड आंसर राइटिंग का मतलब है रिपोर्ट कार्ड का इम्प्रूव हो जाना, और अल्टीमेटली आप वही चाहते हैं, है कि नहीं? तो जरूर उन वीडियो को देख लीजिए। उन तीनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चेक कर लीजिएगा। अब हम सीखते हैं आंसर प्रेजेंटेशन। कई बार होता क्या है, स्टूडेंट्स आंसर लिखकर आ जाते हैं और एकदम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमने आंसर लिखा है, वो आंसर सही है, क्वेश्चन भी हमने बढ़िया सही समझा, आंसर में भी हमने एकदम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन ही डाली है, तो यानी इसमें हमें फुल में से फुल मार्क्स तो पक्के हैं। लेकिन फिर उनकी एक्सपेक्टेशन से कम मार्क्स आते हैं ना, तो उनको बुरा भी लगता है और बहुत अनफेयर भी लगता है कि सब कुछ सही तरीके से करने के बाद भी अगर हमारे नंबर काटे ही जाने थे, तब तो इतनी मेहनत करने का फिर क्या फायदा हुआ। कई बार इरिटेशन भी होती है कि क्या फायदा इतनी मेहनत करने का, और काफी नेगेटिव हो जाते हैं उस टाइम पे हम। लेकिन उस टाइम पे स्टूडेंट्स ये नहीं समझ पाते हैं कि आंसर लिखते समय उनसे कुछ ऐसी गलतियां हो रही होती हैं जिसकी वजह से उनके मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। इस पूरे वीडियो में मैंने आपको यही बताया है कि वो कौन कौन सी गलतियां होती है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अपने एग्जाम्स के अंदर उन्हें बिल्कुल भी नहीं रिपीट करना है, तभी आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर कोई स्पेस ही नहीं रहेगा कि एग्जामिनर्स आपके मार्क्स डिडक्ट कर पाए। मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, अपने आंसर को लिखते समय इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखें, आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। दूसरा ये कि अगर आप बोर्ड क्लास में नहीं, किसी और क्लास में भी हैं, चाहे जूनियर है, सीनियर है, या हायर एजुकेशन में भी हैं, तो भी आपके लिए वीडियो रेलेवेंट है, क्योंकि ये बेसिकली आंसर प्रेजेंट करने के हिसाब से है कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए अपने आंसर को प्रेजेंट करते समय। ठीक है, ऑल्दो मैंने ये वीडियो बनाया स्पेसिफिकली सीबीएसई क्लास 10th के बच्चों के लिए है, पर और कोई क्लास का स्टूडेंट भी इसे देख रहा है ना, तो आपके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है वो है नो काटा पीटी। यस, जितनी ज्यादा काटा-पीटी आप अपने आंसर में करेंगे ना, उतना ही ज्यादा कंफ्यूज कर देंगे आप अपने एग्जामिनर को। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, आंसर लिखेंगे, मानो 4-5 लाइन का उन्होंने आंसर्स लिखा, उन 4-5 लाइन में मान लो अगर 50 वर्ड्स लिखे हैं, उनमें से 30 वर्ड्स कटे हुए होंगे, कि शुरू के 4 वर्ड सही हैं, फिर 3 शब्द कटे हुए हैं, फिर 5 शब्द सही हैं, फिर 2 वर्ड्स कटे हुए हैं, इस तरीके से कटे हुए वर्ड्स हैं, फिर ऐसे, तो कई बार बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। तो एग्जामिनर को उन कटे हुए वर्ड्स के बीच में से साबुत वर्ड्स को ढूंढ ढूंढ के ऐसे निकालना पड़ता है, और फिर उसमें से मीनिंग समझना पड़ता है। तुम लोगों को अपने आंसर को कोई भूल भुलैया नहीं बनानी है, क्योंकि आंसर भूल भुलैया होगा तो तुम्हारा एग्जामिनर उस भूल भुलैया के अंदर ही खो के रह जाएगा, और फिर मार्क्स भी उसी भूल भुलैया में खो जाएंगे, है ना? क्या होता है, तुम्हें लगता है कि तुमने आंसर बिल्कुल सही लिखा है, सही होता भी है, आंसर सही है, रेलेवेंट है, टू द पॉइंट है, लेकिन उसमें इतनी काटा-पीटी होती है ना, तो आंसर पढ़ते समय ना बहुत ब्रेक 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 लगता है। होता है ना कि कितनी भी बढ़िया साफ एकदम मक्खन छाप रोड बना दी है, लेकिन उसके अंदर अगर बीच-बीच में खड्डे बहुत होंगे, बहुत ज़्यादा स्पीड ब्रेकर्स होंगे, तो भी तो आपकी गाड़ी स्मूथली तो नहीं चल पाएगी ना, चाहे डामर कितनी भी बढ़िया लगा रखी हो, है ना? तो उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अपने आंसर के अंदर इन खड्डों को और इतने अननेसेसरी स्पीड ब्रेकर्स को आपको नहीं रखना है। अदरवाइज आपके रेलेवेंट आंसर का क्लियर मीनिंग आपके एग्जामिनर तक नहीं पहुंचेगा।
और वो क्लियर मीनिंग अगर एग्जामिनर तक नहीं पहुंचेगा तो आपके मार्क्स तो डिडक्ट होंगे ही ना। तो मेक श्योर कि आप अपने आंसर को जितना साफ सुथरे तरीके से लिख सकें, जितने मिनिमम मिस्टेक्स के साथ लिख सकें, उतना बेटर है। इसके लिए एक तरीका मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि थिंक बिफोर यू राइट। वो ऐसे ही होता है कि भाई आप पहले सोच लेते हो ना, तो आपको ये मालूम रहता है कि आपको क्या क्या लिखना है। कई बार देखो ये भी होता है कि आंसर लिख रहे हो, कुछ वर्ड्स कटे हैं, फिर साबुत वर्ड्स हैं, फिर कटे हुए वर्ड्स हैं, है ना, ये भी होता है। और कई बार ये भी होता है कि तुम लोग आधा आंसर लिख लेते हो और उसके बाद तुम्हें याद आता है, अरे इससे बेटर पॉइंट मुझको याद आ रहा है, तो तुम पहले वाला पॉइंट काटोगे और उसकी जगह नया वाला बेटर वाला पॉइंट लिखोगे। अब देखो मैं ये तो नहीं कह रही कि मैम हमको बेटर पॉइंट याद आएगा तो पुराना वाला काटेंगे नहीं क्या? बिल्कुल काटेंगे। हाँ भाई, ये करना ही पड़ेगा। तुम्हें बेस्ट आंसर लिखकर आना है। लेकिन ये काटा पीटी करने का क्यों बना? इसीलिए क्योंकि तुमने शायद पहले सोचा नहीं। तो इसीलिए हमेशा आंसर लिखने से पहले सोच लो, ताकि तुम ये डिसाइड कर पाओ कि विच वन इज बेटर और विच वन इज द बेस्ट पॉइंट। तो ये जो डिसाइडिंग वाला मामला है ना, वो पहले ही कर लो, बाद में नहीं। क्योंकि बाद में करोगे तो अगेन वही रिप्लेस करोगे, पहले वाले पॉइंट को काटोगे, वो फिर बहुत गंदा सा लगेगा, फिर एक क्लियर मीनिंग नहीं पहुंचेगा, है ना। कई बार स्टूडेंट्स के साथ ये भी होता है कि आंसर लिखते हैं तो भावनाओं में बह जाते हैं एकदम, लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं लिखे जा रहे हैं, और फिर याद आता है अरे इसमें तो 40 वर्ड्स ही लिखने थे, ये तो 3-4 लाइनों में बात बन जाती, मैंने तो इसमें 15 लाइनें लिख दी, अब क्या करें? चलो चलो चलो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटाओ हटाओ हटाओ, और फिर वो काटा पीटी। मतलब मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि तुम अपने पेपर में काटा पीटी के लिए कितने कितने नायाब तरीके ढूंढ लेते हो जिससे काटा पीटी हो जाती है। तो ये नहीं करना है। जितनी कम काटा पीटी होगी ना, तुम्हारा आंसर उतना ही क्लियर मीनिंग देगा तुम्हारे एग्जामिनर को। और जितना क्लियरली एग्जामिनर को समझ में आएगा कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है, तुम्हें मार्क्स उतने ही बढ़िया मिलेंगे। और बढ़िया क्या मतलब, फुल मार्क्स वही तो चाहिए ना तुमको। तो मेक श्योर कि जितनी कम काटा पीटी हो उतना ही है। इसके अलावा अवॉइड स्पेलिंग मिस्टेक्स। जितनी कम स्पेलिंग मिस्टेक्स करोगे ना, उतना बेहतर है। क्या हो गया आजकल, वो मैसेज में वो शॉर्ट फॉर्म्स की आदत है। इनफैक्ट बोलचाल में भी एक ही कंट्रीब्यूशन की जगह कॉन्ट्री अपना चल रहा है। इनफैक्ट तो कॉन्ट्री का भी और शॉर्ट फॉर्म होता चला जा रहा है। तो इसी की हम लोगों को हैबिट पड़ गई है। तो कई बार स्टूडेंट्स ना, ये मेरे साथ एक बार हुआ भी है कि ना, स्टूडेंट्स ने आंसर लिखे हुए हैं तो एकदम चैटिंग लैंग्वेज होती है ना, बीच बीच में एक दो वर्ड्स वो आ गए हैं। और इन्होंने जानबूझकर नहीं किया है, वो आउट ऑफ हैबिट, कि भाई वही वर्ड्स लिखने की आदत है, तो बच्चे ने शॉर्ट फॉर्म लिख दिया था और ये कॉन्ट्रीब्यूशन का ही लिख दिया था। कि वो जो लेटर टू लेंचो वाला, लेटर टू गॉड वाला चैप्टर नहीं है लेंचो का, उसके अंदर था ना कि एवरीबडी कॉन्ट्रीब्यूटेड सम अमाउंट। लास्ट में पोस्ट मास्टर कुछ पैसे इकट्ठा करता है ना, सो एवरीवन कॉन्ट्रीब्यूटेड द अमाउंट इन द नेम ऑफ चैरिटी। तो कॉन्ट्रीब्यूटेड का उसने कॉन्ट्री लिख रखा था। एंड द स्टूडेंट डिडंट इवन रियलाइज कि उसने ऐसा कर रखा है। उसके दिमाग में ये था कि कॉन्ट्रीब्यूशन ही लिखा है मैंने तो तो उसको पता भी नहीं कि उसकी स्पेलिंग मिस्टेक हुई भी है क्या, है ना। तो एक तो स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो 2-3 मिस्टेक्स हो जाती हैं, तो वैसे ही तुम्हारे नंबर्स डिडक्ट होते हैं। उसके अलावा अगर स्पेलिंग मिस्टेक होती है तुम्हारी और फिर तुम्हें पता चल जाता है कि हाँ अरे मैंने तो गलत लिख दिया, तो फिर तुम उसे वापस काटते हो, तो अगेन वो काटा पीटी वाला मामला, तो वापस वो खराब ही दिखता है। अब देखो मैं तुम पर ये प्रेशर तो बिल्कुल नहीं बना रही हूँ कि बेटा जरा सी भी काटा पीटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारा पेपर एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए। देखो ये पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली असंभव चीज है ये। जो मैं तुम्हें सिर्फ कहना चाह रही हूँ वो ये कि अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करो कि मिनिमम काटा पीटी हो, मिनिमम। बाकी ये पॉसिबल नहीं है कि भाई तुमने कोई पॉइंट लिख दिया है और तुम्हारा बेटर पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आया तो पहले वाले को तुम काटोगे नहीं। ऑफ कोर्स तुम उसको मिस्टेक काटोगे ही। तैयार अपने आप को ऐसे करना है कि तुम थिंक बिफोर यू राइट। आंसर लिखने से पहले सोच लो, ताकि तुम कोई भी इररेलेवेंट या कोई वीक पॉइंट्स ना लिखो कि भाई बाद में तुम्हें अच्छा पॉइंट याद आएगा तो मैं बाद में लिखूं, वो वाली नौबत ना आए। इस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करो, ठीक है। तो पहला हो गया नो काटा पीटी, राइट। बाद में आता है हैंड राइटिंग। इसके लिए मुझसे इतने स्टूडेंट्स ने पूछा है ना, मेरे चैनल पे भी बहुत सारे कमेंट्स आए हैं हैंड राइटिंग को लेकर, इंस्टा पे भी बहुत पूछा है, और मुझसे जो स्टूडेंट्स पर्सनली जानते हैं वो भी मुझे बहुत पूछते हैं कि मैम हैंड राइटिंग का एग्जाम में कितना फर्क पड़ता है। देखो हैंड राइटिंग का बहुत बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी हैंडराइटिंग बहुत ही खूबसूरत होनी चाहिए, बस इतनी कि मानो मोती बिखेरती हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हैंडराइटिंग अच्छी होने का मतलब है कि नीट एंड क्लीन, कि आपका हर एक शब्द समझ में आ रहा हो क्लियरली।
मतलब बहुत ज्यादा ऐसे जोर ना लगाना पड़ रहा हो दिमाग पर कि ये क्या लिखा है, यहाँ पर ये ए लिखा है या डी लिखा है। कई बार ऐसे फ्लो फ्लो में ए भी ऐसे लिखेंगे और डी जैसा लगेगा, तो अब ए की जगह अगर डी पढ़ेगा एग्जामिनर तो वो फिर मार्क्स काटेगा ही ना। तो कई बार वही है कि हैंडराइटिंग इतनी पुअर होती है कि वो पढ़ने में ही गलत आता है, और गलत पढ़ने में आएगा तो गलत ही समझेगा बेचारा एग्जामिनर, और गलत समझेगा तो मार्क्स डिडक्ट होंगे ही। तो आपको क्या करना है, एक तो प्रॉपर स्पेसिंग रखनी है। प्रॉपर स्पेसिंग कहाँ, यानी बिटवीन टू वर्ड्स एट पैराग्राफ चेंज। जैसे आंसर लिख रहे हो ना, तो दो शब्दों के बीच में एक हिसाब किताब का गैप रखना होता है। ऐसा नहीं कि 1-1.5 किलोमीटर का फासला है दो शब्द के बीच में, नहीं। और इतना पास नहीं रखना चाहिए दो वर्ड्स को कि अचानक से देखो तो लगे कि दोनों एक ही वर्ड है, ऐसे भी नहीं रखना चाहिए। हिसाब किताब का एक स्पेस होना चाहिए ताकि वो अच्छा भी दिखे और समझ में भी आए। उसके अलावा जहां पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत पड़ती है, चेंज द पैराग्राफ। जहां लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वहां पे तुम्हें काफी लिखना पड़ता है, तो उसको अगर पॉइंट्स में लिख रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन लेट्स से अगर तुम पैराग्राफ्स में लिखना चाह रहे हो ना, तो चेंज द पैराग्राफ। वो ऐसे 15-20 लाइन एक साथ इकट्ठी लिखी हुई ना, वो इतना अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं होता जितना पैराग्राफ चेंज करके अगर तुम उसे लिखोगे तो वो ज्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होती है उस आंसर की। ठीक है, सो कीप अ प्रॉपर स्पेस, कीप अ प्रॉपर गैप बिटवीन टू वर्ड्स, एंड ऑलवेज चेंज द पैराग्राफ वेन वेयर एवर नीडेड। ठीक है, उसके अलावा रीडेबल होना चाहिए। मतलब जैसे मैंने अभी भी बोला कि आपको कोई मोती नहीं बिखेरना है, एक बहुत सुंदर और क्लासी हैंड राइटिंग नहीं बनानी है। अगर आपकी ऐसी हैंड राइटिंग है तो दैट्स ग्रेट, लेकिन अगर नहीं है तो आपको बहुत सुंदर हैंड राइटिंग बनाने पर ध्यान नहीं देना है। वो ऐसी होनी चाहिए कि वो आराम से पढ़ी जाए, लिखा और वो बस समझ में आ गया कि क्या लिखा हुआ है। अगर गलत पढ़ने में आ रहा होगा तो आपके मार्क्स कटेंगे ही कटेंगे। तो ये वर्ड्स शुड बी रिटन क्लियरली, एकदम सही तरीके से वर्ड्स लिखे होने चाहिए। अदरवाइज एग्जामिनर गलत पढ़ेगा तो गलत समझेगा और मार्क्स हो जाएंगे टाटा एंड बाय बाय। बिल्कुल अपनी टेक्स्ट बुक की तरह इसको समझो कि टेक्स्ट बुक के अंदर भी जो प्रिंट हुआ हुआ होता है तो कितना नीट एंड क्लीन हर वर्ड समझ में आ रहा होता है, चाहे वो किसी भी फोंट में लिखा हो, लेकिन हर शब्द तुम्हें समझ में आ रहा होता है, हर लेटर समझ में आ रहा होता है। वही अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाए तो समझ में नहीं आएगा ना तुमको। तो इसीलिए हमेशा एकदम क्लियर लिखा होना चाहिए कि जो लिखा है वही समझ में आए। ठीक है, क्लियर है, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। अब अगला पॉइंट देखते हैं, लीव अ लाइन। दो आंसर्स के बीच में कम से कम 2 से 3 लाइन लिखने का गैप होना चाहिए। क्यों होना चाहिए ये गैप? कई बार जब आप अपने पेपर को चेक कर रहे होते हो कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट तो कर लिए है ना, सब कर तो लिया है ना, सब ठीक है ना, ये जब चेक कर रहे होते हो ना, उस टाइम पे कई बार आपको रियलाइज होता है अरे इस वाले आंसर में ये पॉइंट तो लिखा ही नहीं, ये तो लिखना था। अब आपके पास लिखने को स्पेस ही नहीं है, क्योंकि आपने आंसर तो लिख दिया है और उसके बाद आपने दूसरा आंसर शुरू कर दिया है, तो आप कहाँ लिखोगे उसको? तो ऐसे में कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को जो पॉइंट, जिस आंसर में जो पॉइंट ऐड करना होता है ना, उस आंसर के नीचे छोटा सा लिख देते हैं, टर्न टू लास्ट पेज इस तरीके से स्टार सा बना के, और फिर लास्ट पेज पे एग्जामिनर देखेगा कि अच्छा बचा हुआ आंसर बच्चे ने यहाँ लिखा है। ऐसा ऐसा बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये आपको नहीं करना है, क्योंकि ये आंसर प्रेजेंट करने का बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। आप ना कुछ भी जो लिखना चाहते हो ना, 2 लाइनें भी कई बार कम ही पड़ती है, थोड़ा छोटा छोटा करके लिख सकते हो, बट एटलीस्ट यू हैव स्पेस टू राइट द आंसर देयर ओनली। आपको पन्ने नहीं पलटवाने हैं कि भाई वहां जाओ, वहां पर आपने एड्रेस लिख रखा है कि लास्ट पन्ने पे जाओ, वो नहीं करना पड़ेगा, है ना। तो 2 से 3 लाइन हमेशा छुड़वाओ, ताकि इन केस यू वांट टू ऐड मोर इंफॉर्मेशन, मोर पॉइंट्स, यू गेट दैट स्पेस, राइट। अगला फायदा लाइन छोड़ने का ये है कि आपका आंसर एग्जामिनर के सामने बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से प्रेजेंट होता है, और इसकी वजह से वो उस आंसर को बहुत ही आसानी से पढ़ पाता है। यानी इट बिकम्स इजियर टू रीड इफ योर आंसर लुक्स नीट। जैसे ही एग्जामिनर ने आंसर शीट खोली, उसके सामने हर आंसर एकदम क्लियरली विजिबल है कि अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये सेकंड का, ये थर्ड का, फोर्थ का, फिफ्थ का, एंड सो ऑन। सब कुछ सामने ऑर्गेनाइज तरीके से जब होता है और आसानी से जब उसे पढ़ा जा सकता हो, तो चेकिंग भी उतनी ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से होती है। क्या होता है, जैसे ही एग्जामिनर अपनी पूरी आंसर शीट चेक कर लेता है, उसके बाद एक बार क्रॉस चेक करता है कि कहीं कोई आंसर उसे चेक करने से छूट ना गया हो। अगर आंसर्स को ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है,
तो यदि कोई आंसर छूट भी गया है चेक होने से, तो वो भी क्लियरली दिख जाएगा कि अच्छा, बच्चे का ये आंसर चेक होने से रह गया है, कर देते हैं चेक अभी, है ना? वही अगर बहुत ही मेसी प्रेजेंटेशन होती है ना कि आधा आंसर इधर है, आधा आंसर उधर है और बहुत ही कटा-पिटा है, तो उसके अंदर चाहकर भी वो कई बार विजिबल ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे में आपका वो आंसर चेक होने से ही रह जाता है। अब आपका क्लास वाले जो टर्म बेस्ड एग्जाम्स होते हैं, उसमें तो आपको आपकी आंसर शीट चेक करने के लिए मिलती है, तो उसमें तो आप बता देते हो कि मैम, सर, ये वाला आंसर चेक होने से रह गया है, तो आप इसको चेक कर दो प्लीज। लेकिन फाइनल एग्जाम में ये लिबर्टी नहीं मिलती है ना आपको। और मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन जो रह गया हो चेक होने से, मान लो वो 2-3 नंबर का ही है, तो आपको पता तक नहीं चल पाता है कि अरे मेरे 2-3 नंबर ना, वो तो चेक तक नहीं हुआ था। आपको ये रियलाइज तक नहीं हो पाता है। जब तक आपकी एक्सपेक्टेशन से 10-15 नंबर कम नहीं आते हैं ना, तब तक आप रिवैल्यूएशन का या रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करते हो, क्योंकि 2-3 नंबर का आप अंदाजा नहीं लगा पाते हो कि हाँ, 2-3 नंबर तो इधर उधर हो ही जाते हैं। तो हमेशा इस चीज का ध्यान रखो कि अपने आंसर को जितना क्लियरली दिखा सकते हो, उतना ऑर्गेनाइज तरीके से उसको दिखाओ, नीट एंड क्लीन तरीके से, और लाइन छोड़ने से तुम ये चीज अचीव कर सकते हो कि उसको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि कौन सा आंसर कहाँ है। ठीक है? सीक्वेंस मैटर्स। ये किस चीज के सीक्वेंस है? सीक्वेंस ऑफ द सेक्शंस, सीक्वेंस ऑफ द क्वेश्चंस। अब यहाँ पर मैं आपको इंग्लिश के हिसाब से ही बताती हूँ कि इंग्लिश के पेपर में 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, डी। दूसरे पेपर्स में भी आपके सेक्शंस होते होंगे, तो चाहे कम सेक्शंस हो, ज्यादा सेक्शंस हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अप्लाई उन पर भी सिमिलर यही चीजें होंगी जो मैं अब आपको समझाऊंगी। क्या होता है कि आप स्टार्ट किसी भी सेक्शन से कर सकते हो, कि भाई ए बी सी डी में से आप किसी भी सेक्शन से स्टार्ट कर सकते हो, कि बी से स्टार्ट कर दिया, सी से, डी से, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस भी सेक्शन से आप स्टार्ट कर रहे हो, आपको सेक्शन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। उस सेक्शन को कंप्लीटली अटेम्प्ट करने के बाद ही आप अगले सेक्शन पर जाएं। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपने स्टार्ट किया कि चलो यार, सेक्शन डी से अपन स्टार्ट करते हैं, फिर डी सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करे और फिर आप बोर हो गए, अरे यार ये वाला तो अटेम्प्ट करते करते अपन बोर हो गए, चलो अब अपन सेक्शन बी उस पर बढ़ते हैं। नहीं, ये कभी नहीं करना है। आपको सेक्शंस की मिक्स एंड मैचिंग नहीं कर देनी है कि पहले आपने आधा सेक्शन ही अटेम्प्ट किया हुआ है, फिर आपने कोई दूसरा सेक्शन अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, कभी ऐसा नहीं करना। जिस भी सेक्शन को पहले अटेम्प्ट कर रहे हो, उसे कंप्लीटली उस सेक्शन के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद ही अगले सेक्शन पर बढ़ोगे। इन केस आपको किसी भी सेक्शन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसके लिए स्पेस छोड़ दो। लेकिन कभी भी ऐसा मत करो कि उस सेक्शन का आंसर आपने बाद में कहीं लिख रखा हो। मैंने सेक्शन ए से स्टार्ट किया था, सेक्शन ए का मैंने क्वेश्चन नंबर 2 जो है मुझे आया नहीं, इसलिए मैंने छोड़ दिया और सेक्शन बी से मैंने स्टार्ट कर लिया, फिर सी भी अटेम्प्ट कर लिया, फिर डी भी अटेम्प्ट कर लिया, और डी के बाद सेक्शन ए का जो सेकंड क्वेश्चन बचा हुआ था ना, वो एकदम मैं लास्ट में कर रही हूँ। नहीं, ये कभी नहीं करना है। अगेन वही वाली बात है कि आपको एग्जामिनर के सामने अपने आंसर को प्रेजेंट करना है, उसको छुपा कर नहीं रखना है कि ढूंढो मुझे, ढूंढो, आंसर कह रहा है कि ढूंढ मुझे, मैं कहाँ हूं। नहीं, ये काम कभी नहीं करना है। तो उसको स्पेस छोड़ दो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी भी एक दूसरे में सेक्शंस को मिक्स नहीं करना है। राइट? क्वेश्चंस के साथ भी सेम कहानी है। सेम सेक्शन में भी कई बार सब डिविजन्स होते हैं। जैसे लिटरेचर सेक्शन की अगर मैं बात करूं, सेक्शन डी जो है, उसमें 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। जैसे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो ये 3 वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, और हर वैरायटी में 2 क्वेश्चन तो होते ही होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक्सट्रैक्ट बेस्ड में 2 क्वेश्चंस आए तो पहला वाला अटेम्प्ट कर लिया, फिर अरे यार पहले शॉर्ट आंसर टाइप कर लेते हैं, फिर शॉर्ट आंसर टाइप के 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन कर लिया और फिर आपने लॉन्ग आंसर टाइप पर चले गए, फिर वापस एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। पहले पूरे एक्सट्रैक्ट बेस्ड को आप करो, उसके बाद आप शॉर्ट आंसर्स को पूरा कंप्लीट करो, और उसके बाद लॉन्ग आंसर्स को पूरा कंप्लीट करो। ये 3 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस जो हैं, इसमें आप आगे पीछे कर सकते हो कि एक्सट्रैक्ट से पहले आपने लॉन्ग आंसर टाइप को पहले अटेम्प्ट करना सही समझा, वो आप कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इस तरीके की सीक्वेंसिंग आप आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन आप एक दूसरे में उसको मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते कि एक्सट्रैक्ट बेस्ड किया है तो उसको पूरा कंप्लीट करो, आधा अटेम्प्ट करके फिर अगले वाले पर नहीं बढ़ सकते हो। ठीक है? अगेन वही कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है उस टाइम पे, लीव द स्पेस, उसको बाद में अटेम्प्ट कर लेना आके, लेकिन एक दूसरे में मिक्स एंड मैच कभी नहीं करना है। इस बात को ध्यान रख लो हमेशा से कि कभी भी एग्जामिनर को आपका आंसर ढूंढना ना पड़े भाई, एकदम क्लियरली विजिबल होना चाहिए, क्योंकि उसी चीज के नंबर्स आपको मिल रहे हैं। आंसर को जितना मैसी तरीके से प्रेजेंट करोगे, जितना इधर उधर करोगे और जितना उसको मिक्स एंड मैच करोगे,
उतना ही एग्जामिनर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क हो जाएगा वो उसको समझना, और फिर आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, सीधी सी बात है। तो ये आपको नहीं करना है, ठीक है। देन सेक्शन सी, राइटिंग स्किल्स। अब ये राइटिंग स्किल्स जो होती हैं उन्हें किस तरीके से प्रेजेंट किया जाए। देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर क्लास 10th वाले ये समझ लो कि कोर्स ए में कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स हैं और कोर्स बी में कौन कौन सी राइटिंग स्किल्स हैं। अदरवाइज आप लोगों के ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, मैम क्या ईमेल हमारे वाले में भी है क्या, मैम क्या नोटिस हमारे वाले में भी है क्या ठीक है, तो आप पहले समझ लो कि कोर्स ए के सिलेबस में 4 राइटिंग स्किल्स हैं, कौन कौन सी। आर्टिकल्स, फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, फॉर्मल लेटर एंड ईमेल, राइट, ये 4 हैं। कोर्स बी के अंदर जो है वो 2 ही राइटिंग स्किल्स हैं, एक है एनालिटिकल पैराग्राफ और एक फॉर्मल लेटर। तो ये 2 कोर्स बी की हैं, पहली वाली 4 कोर्स ए की हैं। तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जब भी आप राइटिंग स्किल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, हमेशा उसे फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करेंगे, हमेशा। इसका रीजन क्या है, एक तो ये कि जैसे ईमेल है या नोटिस है, नोटिस क्लास 9th के सिलेबस में है आई थिंक, तो अगर कुछ 9th क्लास के स्टूडेंट्स भी इसे देख रहे हैं तो आपके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। नोटिस हो गया, ईमेल हो गया, ये वो राइटिंग स्किल्स हैं जो बॉक्स के अंदर बनती हैं, है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आप आधा नोटिस आपने इधर बना दिया, आधा नोटिस आपने दूसरे पेज पर लिखा हुआ है, या ईमेल आधा आपने एक पेज पे लिखा हुआ है और बाकी आधा नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, नहीं। ना तो ये सही लगता है और ना ही ये करेक्ट फॉर्मेट है। आपने कभी अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर फटा हुआ नोटिस लगा हुआ देखा है क्या कि आधा पन्ना इधर लगा हुआ और आधा पन्ना कहीं उधर लगा हो? नहीं ना, क्योंकि ये सही तरीका होता ही नहीं है। तो नोटिस को आपको हमेशा फ्रेश पेज पर ही लिखना है और उसी पेज में ही लिखना है। कभी भी पेज चेंज नहीं होना चाहिए नोटिस के और ईमेल के केस में। उसके अलावा जब आप लेटर राइटिंग करते हैं तो लेटर को भी लिखना हमेशा फ्रेश पेज से ही शुरू करें। हाँ, वो नेक्स्ट पेज में अगर चला जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि लेटर राइटिंग जो होती है वो एक लेटर लेंदी होता है, और कई बार कुछ स्टूडेंट्स की राइटिंग बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी होती है तो वो उनका नेक्स्ट पेज में चला ही जाता है, तो इट इज फाइन। उसके अलावा फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन, एनालिटिकल पैराग्राफ, आर्टिकल्स, ये कुछ ऐसे राइटिंग स्किल्स हैं, आपको स्टार्ट इन्हें हमेशा फ्रेश पेज से ही करना है। अगर वो नेक्स्ट पेज में भी चले जाते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नोटिस या ईमेल, उनके साथ उनको आपको स्टार्ट भी फ्रेश पेज में ही करना है और उन्हीं फ्रेश पेज पे ही उसको खत्म भी करना है। वो नेक्स्ट पेज पे नहीं जाने चाहिए, इस चीज का अच्छे से ध्यान रखो। इसके साथ एक ये चीज भी ध्यान रखो कि जब भी अपने पेपर का नया सेक्शन आप स्टार्ट करते हो, जैसे सेक्शन ए आपने कंप्लीट करा, अब आप सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे, तो आप उसे हमेशा फ्रेश पेज से ही शुरू करें। हाँ, ये एक और बात है कि सेक्शन ए जहाँ कंप्लीट हो रहा है तो शुरू पेज के शुरू की 2-3 लाइनें ही अगर कंज्यूम हुई है तब तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम दैट सेम पेज ओनली। लेकिन मान लो करीब आधा पेज तक भरा हुआ है सेक्शन ए के आंसर से और फिर सेक्शन बी आपको स्टार्ट करना है, तो फ्रेश पेज से ही उसे स्टार्ट करें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 3-4 लाइनें ही बची होती है तो उसके अंदर ही वो स्टार्ट कर देते हैं। नहीं, आपको ऐसे कोई घुचड़ पुचड़ करके बिल्कुल प्रेजेंट नहीं करना है, ठीक है। वही बात है कि कई बार वो सेक्शन ही दिखाई नहीं देता कि आपने यहाँ से स्टार्ट कर दिया, तो हमेशा फ्रेश पेज से ही उसको स्टार्ट करो, राइट। उसके अलावा राइटिंग स्किल्स में जो बहुत ज्यादा जरूरी चीज है ध्यान रखने वाली, वो होती है इसका फॉर्मेट। जैसे बॉक्स बनाने की बात ही मैंने की, तो अगर वो फॉर्मेट को ध्यान में नहीं रखा गया तो डेफिनेटली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे, चाहे बॉक्स बनाना हो, चाहे कॉमा ही लगाना क्यों ना हो। मैंने अभी तक जितनी राइटिंग स्किल्स सिखाई हैं उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से बताया फॉर्मेट को, तो उसको आपको स्टेप बाय स्टेप वैसे फॉलो भी करना है। अब भले ही आपका आधा नंबर भी कटे, लेकिन क्यों कटे, जिस जिस चीज को हमें अच्छे से जो आता है हमें, उसमें हमारा आधा नंबर भी या 1/4 नंबर भी क्यों डिडक्ट हो, हमको ऐसा नहीं होने देना है, राइट। तो फॉर्मेट को भी आपको अच्छे से फॉलो करना है, ठीक है। अब हम आ गए हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, जो कि है राइट इन पॉइंट्स। अब ये काफी डिबेटेबल होता है कि आंसर को पॉइंट्स में प्रेजेंट करना चाहिए या पैराग्राफ्स में। तो डिपेंड करता है कि किस सब्जेक्ट का आंसर आप लिख रहे हैं, राइट। जैसे कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं उनके आंसर जब आप लिखेंगे तो मेक श्योर कि उन्हें पॉइंट्स में या फ्लो चार्ट्स के अंदर ही प्रेजेंट करें, उससे आपको मार्क्स ज्यादा स्कोर कर पाते हो। वहीं कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें आपको पैराग्राफ्स में ज्यादा लिखना चाहिए। इंग्लिश एक ऐसा ही सब्जेक्ट है जहां पर पैराग्राफ राइटिंग पे ज्यादा जोर दिया जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है जहां पर आपको पॉइंट्स के अंदर अपने आंसर को फ्रेम करने की जरूरत है, तो आप बिल्कुल कीजिए, ठीक है। ये मैंने आपको पिछले हाउ टू राइट अ परफेक्ट आंसर उसमें भी बताया था कि अगर पॉइंटर्स बन पा रहे हो, क्योंकि पॉइंटर्स में भी फाइनली आपको एक्सप्लेन ही करना होता है। पॉइंटर्स ऐसे नहीं कि आपने वन वर्ड लिख दिया और बस हो गया, यू आर सपोज टू एक्सप्लेन दैट पॉइंट एज वेल, है ना। तो फाइनली तो एक्सप्लेनेशन ही होता है ना, वो पैराग्राफ से ही होता है। तो आपको
इंग्लिश के अंदर ज़्यादा पैराग्राफ पे ध्यान देना है। उसके अलावा कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे जैसे साइंस हो गया या एसएसटीबी हो गया, उसको आप पॉइंट्स के अंदर अगर अपने आंसर्स को प्रेज़ेंट करेंगे ना, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल ज़्यादा होते हैं। ऐसा क्यों होता है? पहला कारण तो ये है कि आपका आंसर बहुत ही ऑर्गनाइज़्ड लगता है। तो एग्ज़ामिनर को पता है कि अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड 3 आइडियाज़ इस बच्चे ने बता दिए या 3 पॉइंट्स इस बच्चे ने लिख दिए हैं। सो इट बिकम्स ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू गिव मार्क्स कि भाई 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स इसने लिख दिए हैं और सही पॉइंट्स लिखे हैं, तो वो बिल्कुल सही होता है। इसके अलावा ईजियर टू रीड एंड फाइंड द इंफॉर्मेशन। भाई पॉइंट्स में आपने लिखा हुआ है तो पढ़ना भी आसान होता है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन भी समझना आसान होता है एग्जामिनर के लिए। इन्फॉर्मेशन कैसे? जैसे मान लो आपने पॉइंट्स लिखे हैं, तो ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था कि जब आप पॉइंट्स लिखते हो तो आप उन्हें प्रायोरिटाइज कर सकते हो। लेट्स से 6 पॉइंट्स आपने लिखे हैं, इन 6 पॉइंट्स में से मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, उसके रेलेवेंस के अकॉर्डिंग आप सीक्वेंसिंग कर सकते हो कि भाई इन 6 पॉइंट्स में से ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सबसे पहले पढ़ लाओ। फिर सेकंड वाला सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से आप अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। इंग्लिश के अंदर थोड़ा सिनेरियो अलग रहता है। तो उस केस में आपकी इन्फॉर्मेशन जो है ना प्रायोरिटी बेसिस पे एग्जामिनर के सामने जाती है और एग्जामिनर को भी ये समझ में आता है कि इस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट कितना अच्छे से क्लियर है। तो अगेन एग्जामिनर को उस आंसर को समझने में भी आसानी रहती है और मार्क्स देने में भी बहुत आसानी रहती है। इसके अलावा पॉइंटर्स से क्या कर सकते हो, आप एम्फेसाइज डाल सकते हो इन्फॉर्मेशन पे। अब एम्फेसाइज कैसे? अगर आप एक पैराग्राफ लिखोगे तो पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, सिंस पूरी इंफॉर्मेशन इकट्ठी सी होती है, तो आप कोई एक सिंगल पॉइंट को हाईलाइट करना आसान नहीं होता है। ठीक है, वो फोकस पॉइंट ना बिखरा हुआ रहता है पैराग्राफ में। लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो हर पॉइंट में आप एक बात को पूरा एक्सप्लेन कर रहे हो, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट की हाइलाइट वो बात हो गई, वो टॉपिक हो गया जिसको आपने डिस्कस किया है। तो अगर 6 पॉइंट्स लिखे हैं तो हर 6 पॉइंट में आपने 6 अलग-अलग हाइलाइट दे दी हैं। तो 6 अलग-अलग बातों को आपने एम्फसाइज कर दिया है। तो अगेन एग्जामिनर के सामने बहुत ही खूबसूरत प्रेजेंटेशन होती है एक कि अच्छा इसने 6 मुद्दों को डिस्कस करा है और 6 मुद्दों को सेपरेटली हाइलाइट किया है, एम्फसाइज किया है। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा बेटा, ये हर सब्जेक्ट के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ये एसएसटी के सब्जेक्ट्स में चल सकता है, ये साइंस के सब्जेक्ट्स में भी चल सकता है, लेकिन इंग्लिश का ऐसा केस नहीं है बेटा। इंग्लिश में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में तो आपको पैराग्राफ राइटिंग ही करनी होगी और पैराग्राफ चेंज करके लिखना होगा जहां भी जरूरत हो। स्पेशली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में तो आपको पैराग्राफ चेंज करने ही होंगे, स्टार्टिंग मिडल एंड ये दिखाने के लिए। एंड मीन्स कंक्लूजन, राइट? तो वो दिखाने के लिए आपको पैराग्राफ चेंज करने की जरूरत है। उसके अलावा नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है वो समझकर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि इस क्वेश्चन में अगर मैं पॉइंट्स में लिखूं तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा, तो वहां आपको ये चॉइस करनी होगी। इसका एग्जाम्पल मैंने आपको अपने पिछले वीडियो, इसी सीरीज का जो पिछला वीडियो है हाउ टू फ्रेम अ परफेक्ट आंसर, उसमें बताया भी है कि एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अगर उसे पॉइंट्स में लिखना पड़े तो हाउ यू शुड फ्रेम इट, हाउ यू शुड राइट इट। ठीक है, तो आप उसको बिल्कुल चेक कर सकते हो। बाकी मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में इंग्लिश के अंदर आपको पैराग्राफ राइटिंग करनी होती है। इसके अलावा मैथ्स के अंदर भी स्टेप वाइज ज्यादा होता है क्योंकि क्वेश्चंस हैं, उनकी इक्वेशंस आपको सॉल्व करनी होती है। तो मैथ्स का एकदम अलग सिनेरियो रहता है ना? तो ये वाले राइट इन पॉइंट्स, इसीलिए मैंने इस पॉइंट को रखा भी एकदम एंड में है कि ये कुछ सब्जेक्ट्स में एप्लीकेबल है पॉइंट्स में आंसर्स को लिखना, और कुछ सब्जेक्ट्स में ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि कहाँ पर आपको पॉइंट्स में लिखना है, कहाँ पर पैराग्राफ्स में लिखना है। और जो बाकी के जितने पॉइंट्स भी मैंने आपको बताए हैं उन गलतियों के बारे में आपको समझाया है जो आप अपने आंसर राइटिंग के दौरान कर देते हो और जिसकी वजह से आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं, उनके बारे में भी मैंने जो आपको समझाया आपको अच्छे से यहाँ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रह गया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करती हूँ, राइट? तो अपना डाउट बिल्कुल पूछ लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।